हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली आप सभी के डिमांड पर और आपकी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हम लोग इस क्लास में सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस पेपर को सॉल्व करके या इस सॉल्यूशन वीडियो को देखकर पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या होता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक देखिएगा। और आप लोगों को पहले भी हमने इन्फॉर्म किया है कि अगर आप हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, जो कि सीटेट और यूपीटेट का इंटीग्रेटेड बैच है, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ के लिए उमंग और संगम बैच है। आप इसको हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करके आप डेमो वीडियोस कंटेंट देखकर बाय कर सकते हैं, बाय करके ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पर भी विजिट करके आप इसको बाय कर सकते हैं। और मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने इस सेक्शन को समझते हैं। आपको पता है कि इस पेपर सॉल्यूशन में हम लोग जो सबसे पहले आज जो सेक्शन सॉल्व करेंगे वो सीडीपी है। और ये सीडीपी आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पार्ट है। और दोनों में आपके 30 जो क्वेश्चंस हैं वो इससे आते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सेक्शन काफी स्कोरिंग भी है अदर सेक्शन के कंपेरेटिवली। इसलिए इसको हमें ध्यान से समझना होगा। शुरुआत करेंगे हम लोग बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उसमें पढ़िएगा और मेरे बताने से पहले, आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश। हिंदी में अगर हम देखें तो महारत उन्मुख शिक्षार्थी जो है आमतौर पर सफलता का जो श्रेय है वो डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय जो है वो डैश को देते हैं। अब यहां पर जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी हैं वे वो शिक्षार्थी हैं जिनका तो पहले कि हायर लेवल होता है सीखने का, साथ ही साथ वो खुद अपना गोल जो है फिक्स करके उन चीजों को सीखते हैं, यानी अपना जो लक्ष्य है उसको तय करते हैं, निर्धारित करते हैं, फिर उसे अचीव करते हैं। उसी से उनको मास्टरी होती है। जैसे आप कहते हैं कि इनका इस विषय में मास्टरी है। ऐसे लोग जो हैं वो अब आपको ऑप्शन देख सकते हैं, 1 2 3 4 दिया है। सीटेट के एग्जाम में जो है कई ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका एलिमिनेशन मेथड होता है। जो नहीं हो सकता है उसको पहले हम हटा लेते हैं। योग्यता यानी अगर आप इसको फिल करेंगे, हम इस फिलिंग द ब्लैंक्स को, तो यानी कि वो सफलता का श्रेय जो है वो योग्यता और अच्छी किस्मत को देता है और असफलता का कार्य की कठिनाई को। तो जहां पर भी किस्मत की बात आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि किस्मत पर मास्टरी लर्निंग हो या मास्टर लर्नर इस पर ओरिएंटेड हो। तो ये जो होगा, किस्मत जिसमें भी लिखा है हम उसको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। खराब किस्मत नहीं, बल्कि अगर हम इसको फिल करें तो सफलता का श्रेय वो अपनी योग्यता और कोशिश को देता है, साथ ही साथ असफलता का वो अपर्याप्त कोशिश को, यानी वो असफल भी होगा तो वो कहेगा कि मैंने लगता है कि अच्छे से कोशिश नहीं की, मेरी कोशिश अपर्याप्त थी जिसकी वजह से मैं असफल हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोक्सिमो डिजिटल और सेफेलोकॉर्डल दो प्रिंसिपल है, बेसिक। शुरुआत में ही आप पढ़ते हैं। अब इसका जो सिद्धांत है जिसको हिंदी में समीप दुराभिमुख सिद्धांत कहते हैं, यह प्रतिनिधित्व करता है। अब हमें एक एक जो ऑप्शन है उसको पढ़ना पड़ेगा और सीटेट के क्वेश्चंस को एक या दो बार जरूरत पड़े तो पढ़ने से ही वो समझ में आता है। सबसे पहले, क्या जो प्रोक्सिमो डिजिटल है उसका मतलब विकास का बहुदिशात्मक या बहुआयामी होना है? तो बिल्कुल नहीं। इसके शाब्दिक अर्थ पे आप ध्यान रखिएगा। प्रोक्सिमो डिजिटल यानी जो केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, शरीर के केंद्र भाग से जो है बाहरी भाग की ओर विकास होता है। तो ये तो इसका सही जवाब नहीं होगा। हम इसको पहले ही कट कर लेते हैं, यानी एलिमिनेट कर लेते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित होते हैं। यहां पर इससे प्रोक्सिमो डिजिटल से इसका कोई संबंध नहीं दिखता है, सेकंड भी नहीं होगा। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित होती है। हमने आपको थियरी क्लासेस में भी बताया,
कि जो बालक है, बच्चे का विकास जो यानी एक मनुष्य का जो शुरुआती विकास वो अंदर से बाहर की ओर होता है। इसका मतलब पहले कंधा, बाजू होते होते हथेलियों का विकास होगा। उसके बाद जो विकास है वो उंगलियों का और उंगलियों के टिप तक और उस पे कंट्रोल होता है और उस पर ये पूरी तरीके से विकसित होती हैं। तो इसका मतलब है कि मोतियों में धागा पिरोने से, जो कि बिल्कुल फिंगर के टिप्स का यूज होता है, उससे पहले बच्चा गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है और यही एग्जाम्पल है प्रॉक्सिमो डिस्टल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ, यानी जो लेव वाइगॉट्स्की की थियरी है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानी जाती है और सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत के नाम से जानी जाती है, उसमें ये कहते हैं कि वाइगॉट्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो स्वयं से बात करते हैं। क्यों या किस लिए? विचार और आत्म नियमन की सहायता के लिए, टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, आत्म सदृढ़ता प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो, या क्योंकि वे आत्म केंद्रित हैं इसलिए। अब देखिए, सेकंड नहीं होगा। आत्म केंद्रित को आप एक समय के लिए समझ सकते हैं, लेकिन ये वाइगॉट्स्की ने आत्म केंद्रित चीजों पर, इगोसेंट्रिक चीजों पर कोई विचार नहीं दिया है क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है इसलिए खुद से बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वाइगॉट्स्की मानते हैं विचारों का या विचारों और आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो बच्चे हैं वो स्वयं से बात करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चैलेंज इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? सामाजिक संचार में चुनौतियां जो हैं किस प्रकार के विकार में आती हैं? क्योंकि ये जो सभी आप ऊपर देख रहे हैं एक तरीके के डिसऑर्डर हैं। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर जो एक्टिविटी डिसऑर्डर है, फिर सेरेब्रल पैल्सी है, उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो यहां पर जो सामाजिक संचार है उसमें चुनौती जो आती है वो आती है संलीन क्रम विकार से, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो एक न्यूरो प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, जिसमें वो अपने में ही खोया रहता है, अन्य लोगों से उसका कम्युनिकेशन बिल्कुल कम हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिफ्थ वन है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की थियरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब आपके एग्जाम में स्कैफोल्डिंग जो वर्ड है ये बहुत बार आएगा, जो कि ले वाइगॉट्स्की ने कहा है कि जो भी बालक होता है वो अपने से अधिक जानकार की मदद से सीखने का प्रयास करता है, और सेम यही स्कूल में, क्लासरूम में भी अप्लाई होती है बात। अब इसको हम पढ़ के समझेंगे ऑप्शंस को। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। जो पहले की जो स्कैप फोल्डिंग है, जिसको आलंबन हिंदी में कहते हैं, मचान हिंदी में। अब देखिए यहां पर सीटेट में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इंग्लिश में तो एक ही वर्ड यूज होगा स्कैप फोल्डिंग, हिंदी में आलंबन, पाड़, मचान ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के वर्ड्स को भी फोकस करते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं, उनके लिए इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें जो है इसके फोल्डिंग में जैसे ही आई बात, सहायता की बात आ गई, सहायता की बात आ गई या अस्थायी रूप से सहायता की, थोड़े समय के लिए सहायता की, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहां पर अभिप्रेरणा के रूप में छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी प्रदान करना, ये नहीं होगा। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों का जवाब देने के लिए कहना, ऐसा नहीं है। ये स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल नहीं। स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल है जैसे आप एक स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, वो बीच में अटक जाता है, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता, तो आप उसको थोड़ा सा इंकरेज करते हैं कि हाँ इसको ऐसे बताइए, जैसे नाउन की डेफिनेशन, उदाहरण नहीं समझ में आ रहा तो आप बीच में थोड़ी सी जो हेल्प है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाई, जो डिस्ग्राफिया है वो क्या है? यानी हिंदी में बहुत आसान हो जाता है। डिस्ग्राफिया को लेखन वैकल्य कहते हैं। वैकल्य यानी लेखन, वैकल्य यानी लेखन संबंधित चुनौतियां, लेखन संबंधित प्रॉब्लम। तो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, इससे कई क्वेश्चन कई बार बने हैं। तो जब लिखने के कार्य में चुनौती हो तो ये जो है ये इसके अंतर्गत, डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रकार पर
बल देना चाहिए। अगर एक टीचर चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं एक अच्छे यानी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बने, तो वो उस प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए उसको किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। पहला है ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। दूसरा है कि समस्याओं को एक विशिष्ट या निर्धारित तरीके से, अब देखिए अब यहां पर सीटेट में आपके नेगेटिव टर्म्स को देखते हुए भी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जहां पर भी पूर्वाग्रह की बात आए यानी पहले से जो हमारा सोच है या पहले से जो विश्वास है उन चीजों की बात आए तो ये नेगेटिव में आता है, जिसको इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है वो प्री कंसेप्शन हो सकता है, बायसनेस हो सकता है। साथ ही साथ समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से यानी सिर्फ एक एक रटे रटाए तरीके से सॉल्व कराता है अगर एक टीचर, तो क्या उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे बच्चे, उनमें ये क्वालिटी आएगी? बिल्कुल नहीं। बल्कि जब बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करने का जब वो कौशल सिखाए कि अगर कोई उनके सामने प्रॉब्लम आए तो वो उसको कई पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ के समझ सके, उसको सॉल्व कर सके, उससे उनमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। अब आपके एग्जाम में जो है सीटेट में असर्शन रीजन से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। इसका पहला यानी असर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का जो है प्रयोग करना चाहिए। बहुसंवेदी सामग्री यानी मल्टी सेंसरी जो टूल्स हैं, मटेरियल्स हैं, सॉरी, मल्टी सेंसरी जो मटेरियल्स हैं जिसमें उसमें जो चीज देखकर समझ में आए या सुनकर समझ में आए या महसूस करके या छू के समझ में आए, जिसको आप जिसमें ऑडियो विजुअल या इसमें सारे टाइप के टीएलएम आ जाएंगे, उसका प्रयोग करना चाहिए। ये बात तो सही है। एक समावेशी एक इंक्लूसिव क्लासरूम में समावेशी कक्षाओं को पाठ्यक्रम सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के भी मानकीकरण को अपनाना चाहिए। अब देखिए अभिकथन तो सही है यानी ए तो सही है, लेकिन जो समावेशी कक्षाओं में जब हम मूल्यांकन की रणनीतियों में मानकीकरण ला देंगे तो हम सभी बच्चों को एक ही तराजू से तोलने का काम करेंगे। यानी हम चाहेंगे कि सभी लोग मैथ्स के पेपर में अच्छा मार्क्स लाएं। अब ये जो तरीका हो जाएगा ये इंक्लूसिव नहीं होगा, इसलिए कारण जो है ये नहीं होगा। पहला जो है ये सही है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, रचनावादी दृष्टिकोण से, नवा प्रश्न है, रचनावादी दृष्टिकोण से क्या अर्थ है या क्या संबंध है। यहां पर यह बताना है कि व्यक्ति जो है पर्यावरणीय घटनाओं के निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो पर्यावरणीय घटनाएं उससे वो किसी तरीके से प्रभावित नहीं होता है, इसका अर्थ ये नहीं है और ये गलत भी है। व्यक्तियों के नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, या सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, या सीखना बस हमारे दिमाग की पूरी स्लेट पर संघों को लिखना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, जब रचनावादी दृष्टिकोण की बात आएगी तो बेसिकली उस दृष्टिकोण की बात ही है, उस दृष्टिकोण की बात आती है कि सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। जो हमारी समझ है उसमें जो है ट्रांसफॉर्मिंग, उसमें एक्सटेंडिंग के फीचर्स आना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे असर्शन रीजन से सेम क्वेश्चन है। हम लोग हिंदी सेक्शन को देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश प्रेफर करते हैं वो पॉज करके एक बार पढ़ लें इसको, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी आप लोगों के लिए कराना है, लॉन्ग वीडियोस हो जाती है तो आप लोग उसको स्किप करते हैं। अभी कथन दिया गया है, प्रभावित शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। दूसरा यानी इसका रीजन है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। यानी जो एक इफेक्टिव टीचर होता है वो क्या करता है कि बच्चों को जो उनकी डेली लाइफ, उनके सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से चीजें हैं उनसे उनको कोरिलेट कराता है, उनसे उनको अवेयर कराता है। वो इसलिए कराता है क्योंकि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि हम जो भी सीखते हैं वो एक समाज में रहकर सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11th वन है, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नॉट अबाउट। जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो क्या नहीं है। देखिए यहां पे नॉट लिखा है, एग्जाम में नॉट पर विशेष ध्यान देना है। जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है, अर्थपूर्ण सीखना होता है, उसका उसके बारे में क्या सही नहीं है। तो देखिए अवधारणाओं को समझना,
अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, डेवलपिंग स्किल्स, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ये सभी सही हैं, लेकिन जानकारी को रटना जो है ये मीनिंगफुल लर्निंग में नहीं है। और जब भी सीटेट का पेपर आप सॉल्व करते हैं, जहां पर भी रटना वर्ड आता है उसको नेगेटिव समझा जाता है और रटने पर बल नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जाता है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये एक जेंडर से रिलेटेड है। अभिकथन ए से अभिकथन है, असर्शन है, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वो लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए, यानी कुछ सजाने का कार्य, क्या ऐसा है? और रीजन दिया गया है, ये इसलिए कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। देखिए, जेंडर भूमिका जो होती है वो समाज उस तरीके से समाज उन पर थोपता है, और ये दोनों ही सही नहीं है और ना ही ये इनकी कोई व्याख्या है। यानी कि ये दोनों ही गलत हो जाते हैं कि एक शिक्षिका जो है ऐसा नहीं कर सकते। आगे एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम समझेंगे कि ये जेंडर बायसनेस को उस शिक्षिका का शो करता है कि वो बच्चों को खेलने के लिए और लड़कियों को यानी गर्ल्स को वो ऐसे काम जो डेकोरेटेड रिलेटेड काम या सजाने या संवारने संबंधित काम वो दे रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13th वन है। काइनेस्थेटिक लर्नर प्रेफर्स टू लर्न थ्रू, जो गति संवेदी शिक्षार्थी हैं वो डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। देखिए, गति संवेदी का मतलब होता है जो गतिविधि आधारित सीखते हैं, जो मूवमेंट बेस्ड सीखते हैं, यानी मोटर बेस्ड लर्निंग। तो वो जो है वो किसी भी चीज को करने और चलने फिरने में सीखने पर वो पसंद करते हैं। इस उनको काइनेस्थेटिक लर्नर्स के श्रेणी में रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14th वन है, जो हावर्ड गार्डनर हैं, जो जिन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जो है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धिमान जो बुद्धि का जो है उच्च बुद्धिमत्ता होगी। अब इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए, उसमें से वैज्ञानिक के लिए कौन से बुद्धि का स्तर जो है सबसे उच्च होगा, तो वो होगा तार्किक और गणितीय। और जो मूर्तिकार है वो अपने हाथ का यूज कर रहा है, अपने हाथ पे कंट्रोल उसकी स्किल है, तो ये गति संवेदी आधारित के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड गार्डनर से कई बार हर बार लगभग एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, यानी इंक्लूजन नीड टू बी प्रमोटेड थ्रू। इंक्लूजन कैसे प्रमोट किया जाना चाहिए या कैसे किया जाता है? एक लचीले पाठ्यक्रम से, अगर एक बच्चा एक पिछड़े क्षेत्र से बिलोंग करता है उसके लिए, शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता है उसके लिए, या एक बच्चा सीखने में स्लो लर्नर है, उन सभी लोगों के लिए एक फ्लेक्सिबल जो करिकुलम की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ सहयोगात्मक अधिगम की आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है। गम्य इमारतें होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। जब भी समावेशन की बात आए तो उनमें जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उन्हें भी हम समझते हैं, उनकी भी आवश्यकताओं को समझते हैं, उनकी भी समस्याओं को इसमें समाहित करते हैं। तो उनके लिए ऐसी बिल्डिंग हो जिसपे वो आसानी से आ जा सके, बैठ सके। लेकिन पृथककरण और नामीकरण नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इन बच्चों को अलग बिठा दिया जाए, इनकी ये सीट फिक्स हो। इससे क्या होगा? इससे इंक्लूजन नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इसे हटाकर बाकी सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर सीखते हैं। अब ये जो है इसको हमें, यानी चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। क्या गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता बरतते हैं, जैसे लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी, कोई काम कर रहे हैं और उनकी अलर्टनेस जो है वो बहुत ही लो है, तो क्या वो अच्छा सीखेंगे? बिल्कुल नहीं, लो अलर्ट होकर वो अच्छा नहीं सीख सकते। अधिगम विवशता, यानी ऐसा लगे कि अब वो बेचारे मतलब बेचारे होकर वो सीख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे भी वो नहीं सीख सकते। प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर की चिंता हो, अगर हमें कोई चीज सीखनी है और हमारे हमारे खूब एंजाइटी, हम चिंता कर रहे हैं उसके बारे में, ज्यादा आवश्यकता से अधिक सोच रहे हैं, तभी भी हम अच्छा नहीं सोच सकते। बल्कि सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह जो है वो जरूरी है। आपको बताते चले, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट
टू लर्न जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये भी हायर लेवल हो जाएगा एक्साइटमेंट, तो वो भी प्रभावित करता है सीखने में। इसलिए कहा जाता है कि मध्यम स्तर, न कम न ज्यादा, उस तरीके का एक्साइटमेंट होगा तो बच्चा आसानी से जल्दी से सीखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन दिया गया है 17 में, 5 से 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। जैसे जब वो इंग्लिश लिखते हैं तो हम उनको कहते हैं कि अगर आपको बी बनाना है तो इस तरीके से बनाइए, पी बनाना है तो बीच की लाइन से ऐसे, और फिर हम उनको लाइन में लिखने के लिए लाइन से ऊपर मात्राओं को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों पे जो फोकस करते हैं वो नहीं डालना चाहिए। कारण कहा गया कि बच्चे 5 या 6 साल के बाद गतिक कौशल को बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर स्किल है, उसमें अधिक उनका कंट्रोल होता है। ये बात साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है। यानी कि ए और दो दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या है। इसलिए अब आपको भी ध्यान होना चाहिए कि जो मोटर स्किल है 5 वर्ष के बाद बच्चे जो है, जैसे राइटिंग अच्छी होना 5 वर्ष के बाद होती है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 18th वन, 18वां प्रश्न है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को ही अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। जैसे बारिश क्यों होती है, ये पूछा जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे और गिराने लगे, इस वजह से वर्षा होने लगी। इसका मतलब यह होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, वो जिस भी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जन्म लेता है, उससे वो जो चीजें सीखता है उसी से हर चीजों को कनेक्ट करता है। उसको लगता है धूप क्यों हो रही है, लग रहा है कि सूरज देवता गुस्से में है। यानी इसका मतलब बेसिकली ये है कि उनका जो है ये संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां की समस्याओं से बाकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, या जो कहानी या जो चीजें हम बचपन में हमारे घर में पढ़ाई सिखाई जाती है उसी से समझने की कोशिश करते हैं। वहां पे तार्किकता बच्चे बचपन में नहीं लगा पाते। अगला क्वेश्चन 19वां है, पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। तो पियाजे जो है सबसे पहले इन्होंने जो है गुणात्मक रूप से भिन्न चरण दिए हैं, और इन्होंने कहा कि जो 4 चरणों को प्रमुख माना है इन्होंने। बाल विकास में आप पढ़ते हैं SPCF, जिसको हम लोग एक सेपरेट थियरी में पढ़े भी हैं, पढ़ेंगे भी आगे। पियाजे ने इसको 4 भागों में बांटा है, और ये कहते हैं कि कंटिन्यूअस जो है वो डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि रुक रुक कर होता है, ऐसा इनका मानना था। तो राइट आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। वो जो जहां पर बहुत सारे टॉयज होते हैं या जो स्पोर्ट्स रूम होता है, वहां से एक ऋषभ ने 7 वर्षीय लड़के ने एक गुड़िया उठाई, एक डॉल उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, को इस स्थिति में निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब देखिए ये समझ आधारित क्वेश्चन, ये आप रट के नहीं जा सकते। यानी इसमें अब उस टीचर को किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, और उसको एक पॉजिटिव और साथ ही साथ उसके अंदर ये भावना आए कि ये गर्ल्स की चीज गेम है, ये बॉयज का है, ये गुड़ियों से लड़कियां खेलती हैं, लड़के ये चीजें खेलते हैं, ऐसे भावना है उसके लिए वो क्या करेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ऑप्शन फिर देखेंगे। ऋषभ से बात करना चाहिए कि गुड़िया लड़कों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, टीचर ऐसा नहीं कर सकता। ऋषभ से कहना चाहिए कि वो किसी और खिलौने से खेले क्योंकि दोस्त उसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना जो है वो चुन सकते हैं। यानी यहां पर अगर वो ऐसा करेगा तो जेंडर बायसनेस नहीं होगी, या पहले बच्चों में जो है जेंडर रिलेटेड ऐसी चीजें नहीं आएंगी जो कि नकारात्मक है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके
वह विकास डैश कहलाई जाती है। इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये जो जहां पर बात आ जाती है एक सेंसिटिव या जहां पर बात आ जाती है कुशल तरीके से सीखने की, तो वो टाइम कहलाता है क्रिटिकल पीरियड यानी चुनौतीपूर्ण अवधि, क्योंकि वो बहुत ही डिसाइडिंग फेज होता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखेंगे यहां पर शिक्षक को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार से जूझ रहे छात्रों को आवश्यकता पर ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स है। एडीएचडी जो डिसऑर्डर है, इसमें जो है, इसमें अब ये होता क्या है डिसऑर्डर, इसमें जो एक एक बच्चा या जो भी इस डिसऑर्डर से ग्रसित होता है, उसे क्या होता है कि अपना ध्यान एकत्रित करने में समस्या होती है, उसका ध्यान भंग होता है, उसका दिमाग एक जगह नहीं लगता है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो विकर्षण, कोई डिस्ट्रैक्शन और शोर से करने से बचें। ज्यादा शोर में बच्चों को ना पढ़ाएं, खासकर जो लोग एडीएचडी से प्रभावित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बचना चाहिए लिखा है इसलिए। बाकी वो पाठ्यक्रम सामग्री, निर्देशों में लचीलापन हो, बहुसंवेदी सामग्रियों का प्रयोग करें, ये सब सही है, लेकिन शोरगुल से ना हो, क्योंकि उनका ध्यान ही जो केंद्रित करना जरूरी है। लॉरेंस कोहलबर्ग और दैट, जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, उन्होंने तर्क दिया है, क्या आर्ग्यू किया उन्होंने, इन्होंने, इनका ये कहना है, इन्होंने अपना तर्क दिया है कि अब ये आपको ऑप्शन पढ़ने से पता चलेगा कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, बच्चों में नैतिक तर्क के सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरण में होता है, या बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होता है। तो ऐसा ना होकर बल्कि लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी है नैतिक विकास का सिद्धांत, और ये जो है ये बताते हैं कि ये 3 चरणों में और 6 स्तरों में होता है, जिसको 2-2 में बांटा गया है, जिसमें PCP है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये जो 3 इनके प्रमुख चरण हैं, जिनमें इनके फिर 2-2 स्तर आ जाते हैं इसमें। ये कोहलबर्ग की थियरी है। और इसी से रिलेटेड, कोहलबर्ग की थियरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एट लेवल ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट डज इंडिविजुअल एथिकल बिहेवियर मेनली डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट दैट व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा वो किस स्तर पर सोचता है, किस चरण में सोचता है, तो बेसिकली कन्वेंशनल जब स्टेज पर वो पहुंचता है, कन्वेंशनल टाइम मतलब इस स्टेज में, तब उसके मन में ऐसे विचार आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 9 होता है और 9 में से 5 घटा दिया जाएगा तो 4 बचेगा, के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण क्या है। शुरुआती अवस्था में जो है बच्चे जो हैं वो अपरिवर्तनीयता जो है, इरिवर्सिबिलिटी, उसको नहीं समझ पाते हैं कि इनको माइनस करके भी उतनी वैल्यू लाई जा सकती है, और इस तरीके से जो कंसेप्ट है वो उस स्तर तक वो नहीं समझ पाते हैं। ये कहलाता है इरिवर्सिबिलिटी। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिकथन में है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिकता जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। पहले ही नकारात्मक आ गया कि उन्हीं पर डालनी चाहिए, दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण की बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभाव ढंग से होता है। इसका मतलब ये नकारात्मक की ओर है, बल्कि हमें लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक सेटअप देना है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट देना है, न कि एक ऑटोक्रेटिक देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों गलत हैं। ऐसा शिक्षा व्यवस्था में ये चीजें नहीं हो सकती, नहीं अलाउ है। अगला क्वेश्चन 27वां वन है आपकी स्क्रीन पे, सेम वही लेव वाइगोट्स्की से रिलेटेड है। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। क्या ऐसा है कि जो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर हिंडर्स इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। ये तो सहायता के लिए है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया अभी कथन। हम कारण को देख लेते हैं। लेव वाइगोट्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं, लेकिन लेव वाइगोट्स्की ने यहां पर जो है जेडपीडी का कंसेप्ट दिया है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इसका अर्थ यह है, स्कैफोल्डिंग भी इसी में आ जाता है,
कि जो अधिक जानकारी रखता है, अधिक जो एक्सपीरियंस रखता है, बच्चे उससे कांटेक्ट में होकर उससे इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो इसलिए दोनों गलत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, ये दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही जो वर्णन है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन के दो टाइप्स में एक आता है एंट्रिसिक यानी कि जो आंतरिक है, और एक्सट्रिंसिक आता है। तो उसमें बाहरी अभिप्रेरणा क्या है? जो बाहरी रूप से हमें जो है प्रभावित करती है, जैसे जब हम व्यक्तिगत संतुष्टि की बात करते हैं, सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, पर्सनल एंजॉयमेंट की बात करते हैं, इंटरनल फैक्टर, तो ये सब आंतरिक के अंतर्गत आता है। लेकिन वातावरणीय परिणामों की बात करें, जैसे इनाम, प्राइज, प्रशंसा, प्रेज, इस तरीके की जब चीजें हमें कोई कार्य करने से प्रशंसा मिलती है, इनाम मिलता है, कुछ इस तरीके की चीजें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो ये सब जो है ये आपके बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था में दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे संज्ञानात्मक विकास संवेदी चालक, जो सबसे शुरुआती है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें जो दो प्रमुख विशेषताएं भी हैं वो है कि इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व, जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, यानी कि अब जो चीजें वो देखता है कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में उसकी छाप रहती है। जैसे कोई चीज वहां रखी है, अगर कुछ दिन बाद हटा दी जाए तो उसको लगेगा कुछ यहां पहले था जो मैं बार बार देखता था, अब हटा दिया गया। साथ ही साथ स्थगित अनुकरण, ये कोई चीज देखेगा, हमें खाना खाते हुए देखेगा, कोई कार्य करते हुए बच्चा देखेगा अपने फैमिली मेंबर को, तो वो थोड़े समय बाद उसके माइंड में वो रहेगा, तो उसको रिपीट भी करेगा थोड़ा रुक कर। ये दोनों जो हैं ये इसके महत्वपूर्ण स्टेजेस में, ये महत्वपूर्ण इसके विशेषताएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चिल्ड्रेन डैश आर बॉर्न अनरूली एंड नीड टू बी सोशलाइज्ड। क्या अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है? इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उसे नियति तय करते हैं? बिल्कुल नहीं। उस सामाजिक संस्कृति, जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं, या इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं? बेसिकली अब आज के समय में ये जो कई सारे जो टेस्ट हुए, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए, उसमें माना गया कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं। एक बच्चा जिस परिवेश में जन्म लेता है उसका प्रभाव उस पर सकारात्मक रूप से डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आपने अगर 1 से लेकर 30 जो प्रश्न हैं इनको अगर आपने देखा, समझा, जाना होगा, तो आप देखेंगे कि लेबल एक अच्छा लेबल है, समझ आधारित क्वेश्चन है। रटने पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं, समझ में आ रहा तो ठीक है, लेकिन समझ आधारित ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीटेट में पढ़ना और पढ़ के समझना दोनों बहुत जरूरी है। एलिमिनेशन मेथड जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी प्रैक्टिस जरूरी है सीटेट में अच्छा स्कोर करने के लिए। और अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए और अच्छे से सीरियसली इस प्रिपरेशन को करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सीटेट बहुत आसान होगा, और फ्यूचर में जो आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होंगे उसमें भी आपको बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा। बैच अवेलेबल है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आपको पसंद आए, समझ आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी क्लास जिसमें हम लोगों ने सीटेट के सीडीपी सेक्शन के 30 प्रश्नों को डिटेल में चीजों को समझते हुए, जानते हुए सॉल्व किया। आगे के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट करें, बताएं। और अगर कोई टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो उसे भी आप बताएं। हम लोग एज सुन एज पॉसिबल उस क्लास के साथ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।